थैंक यू सो मच वैभव लोहानी फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड बताने के लिए कि कैसे हम Web3 में स्टार्ट कर सकते हैं एज कंटेंट राइटर। तुमने बोला कि ईजीएस्ट वे कैसे है ये, क्योंकि काफ़ी लोगों को नॉलेज लेनी पड़ती है किसी चीज़ में घुसने के लिए पूरी तरीके से। ये ईजीएस्ट वे ऐसे है कि एज नॉन टेक्निकल पर्सन कौन कौन से कोर्सेज है जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं, क्या सीख भी सकते हैं एज नॉन टेक्निकल पर्सन? आई फील कि कोर्सेज अगर आप पेड कोर्सेज लेने जा रहे हो तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी इनिशियली, बिकॉज एज अ बिगिनर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कोई अर्निंग वाइज, और क्या इवेंचुअली क्या लिमिट है या फिर मिनिमम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? again it is going to be very interesting part of this video because अभी पीछे करीबन 1.5 हफ्ते पहले मेरे को एक कंपनी ने रीच आउट करा, बट आई वुड टेल यू कि उनका बजट क्या था। उनका बजट था पर ईयर। नाउ यू नो क्या लिमिट है। लोग बहुत कमा रहे हैं इसमें, 1 लाख 1.5 लाख भी कमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं। ये सब चीज़ें अगर आपके पास खुद क्लैरिटी है ना, और आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर पा रहे हो कि इस बंदे को पता है ये क्या कर रहा है, तब आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। बट इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप शुरुआत में ही नहीं बोल सकते इसका आउटकम क्या होगा, आपको खुद ही नहीं पता। इफ़ यू फॉलो दिस रूल ना 1-1-1, आपको बहुत ईजी होगा इन ड्राफ्टिंग कॉन्टेंट। 1 पोस्ट, 1 प्रॉब्लम, 1 सॉल्यूशन। बैठना है तो बैठ ले, तेरे पास भी अच्छा सीट है। आप एक स्टूडेंट हो और आपको लगता है कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी बिना रिसोर्सेज के कोई स्किल सीख लूँ जिसमें ज़्यादा रिसोर्सेज भी ना लगे और मैं अर्न कर पाऊँ अच्छा खासा, तो आई थिंक कंटेंट राइटर बनना वन ऑफ द ईजीएस्ट है। क्यों ईजीएस्ट है वो हम इस वीडियो में ज़रूर जानेंगे। सिर्फ Web3 इंडस्ट्री की बात करो तो इसमें एक कंटेंट राइटर कहीं ना कहीं मिनिमम 25 to 30K पर मंथ कमा पाता है एज बिगनर। इवन आप एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से और आपको कंटेंट राइटर एक टेक्निकल इंडस्ट्री का बनना है, तब भी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या सोर्सेज हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और कैसे आप क्लाइंट को रीच कर सकते हो और कैसे उनको रिटेन कर सकते हो। बट हम किसी कोर्स को करने के बाद ना कहीं फिर से उस रैबिट होल में चले जाते हैं लर्निंग के, और कभी भी हम अर्न करने का फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें इतना ही आता है या फिर नहीं आता है, ये क्या हम रेडी हैं भी कि नहीं। और स्पेशली वो ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग को हम कैसे डॉज कर सकते हैं, उस चीज़ को फेस कर सकते हैं, वो हमने लास्ट में डिस्कस किया है वीडियो में। हमने ये सेइंग सुनी है कि उससे मत सीखो जो आपसे 10 कदम आगे है, उससे सीखो जो जस्ट आपसे उम्र में थोड़ा सा बड़ा हो और वो आपसे 4 या 3 कदम आगे है। क्योंकि वो आपको अभी वाली रियलिटी के अकॉर्डिंग ही इंडस्ट्री की चीज़ें बता पाएगा, इंसाइट्स दे पाएगा जो आपको अभी काम आएगी। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हो और उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर लेते हो तो आप एज कंटेंट राइटर ज़रूर अर्न कर पाओगे एज बिगनर। थैंक यू सो मच, पूरा वीडियो देखना, आपके ज़रूर काम आएगा ये। सो थैंक यू सो मच वैभव लोहानी फॉर कमिंग ऑन माई चैनल एंड बताने के लिए कि कैसे हम Web3 में स्टार्ट कर सकते हैं एज कंटेंट राइटर। तो थंबनेल पे लोगों ने देख लिया कि हाउ वी कैन अर्न एज अ न्यू पर्सन और न्यू इंडिविजुअल और न्यू प्रोफेशनल इन Web3 विद नो इन्वेस्टमेंट्स। सो कैसे स्टार्ट करें एज कंटेंट राइटर। हमारी पहले बात हुई थी कि तुम बोल रहे थे कि कंटेंट राइटर वन ऑफ द ईजीएस्ट वे है टू गेट पेड इन Web3 स्पेस। तो तुमने वो चीज़ क्यों बोली? See, I said it because I started my journey as a content writer and I treated it as an entry point to enter into Web3 industry. Why I did so? Because जब मैं start कर रहा था तो writing I felt कि मेरी decent है. So I was working with the startup as a like content writer, and there I got to know about I got an opportunity to write on Polygonmatic. वहाँ से मेरी curiosity मतलब develop हुई, and फिर मैंने around 5-6 months, वैसे 1 साल बिताया था, but 5-6 months मैंने पूरा in depth Web3 की नॉलेज लेने में बिताया। और नॉलेज आने के बाद I started writing, I started uploading it on LinkedIn, Twitter और एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट आई फाउंड यूज़फुल। वहाँ पे अपलोड करा, एंड वहाँ से मेरे को समझ में आया कि दिस इज़ द इंडस्ट्री आई कैन एंटर इनटू। एंड राइटिंग, बिकॉज आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑल्सो, आई फेल्ट कि राइटिंग बेसिक है, सब लोग सीखते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में असाइनमेंट बनाते हुए इतने, और अब तो ChatGPT, जेमिनाई वगैरह आ गया, तो राइटिंग इज़ बहुत ही बेसिक है। आपको खुद बस एडिट्स करने हैं, इंडस्ट्री के डेटा डालने हैं, एंड राइटर्स की हर प्रोजेक्ट की ज़रूरत है। वी नो कि GPT आ गया, जेमिनाई आ गया, बट
किसी फाउंडर के पास या कोई एक मतलब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ये सब AI का टूल्स यूज़ करके राइट करें, उसके लिए उन्हें राइटर चाहिए। एंड सेकेंडली ये भी तो है कि आप एक मीटिंग में हो, आप AI के साथ मीटिंग नहीं कर सकते ना, उसको अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा? अगर कुछ गलत ब्लंडर होता है तो आप AI को तो नहीं डांटोगे, उसके लिए एक पर्सन होना चाहिए जो उस चीज़ के लिए एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल हो। वो AI यूज़ कर रहा है वो अलग चीज़ है। तुमने बोला कि ईजिएस्ट वे कैसे है ये, पहले इसको शॉर्ट में 2-3 लाइन में हम सम अप करते हैं इस चीज़ को। ईजिएस्ट वे कैसे है? क्योंकि काफ़ी लोगों को नॉलेज लेनी पड़ती है किसी चीज़ में घुसने के लिए पूरी तरीके से। ये ईजिएस्ट वे ऐसे है कि आपको लिखना आता है, आपको बस Web3 की नॉलेज चाहिए, विच इज़ नॉट एट ऑल ईजी बहुत ज़्यादा। बट अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करते हो यूट्यूब वीडियोस देखने में, गूगल सर्च करने में, क्वालिटी आर्टिकल्स पढ़ने में, तो आपको इसकी बेसिक नॉलेज आ जाएगी एंड देन यू कैन स्टार्ट राइटिंग। अब क्योंकि इट इज़ जस्ट राइटिंग, यू कैन लाइक राइट, अपलोड इट ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक मीडियम, मिरर, लिंक्डइन, ट्विटर, और उसे आप एज अ पोर्टफोलियो दिखा सकते हो। आई डोंट थिंक कि कोई और ईजी वे हो सकता है जिसमें आप थोड़ी नॉलेज गेन करके उसे इम्प्लीमेंट करके दिखा भी सकते हो, और फिर उसके बाद यू कैन रीच आउट एंड एक्चुअली लाइक यू विल हैव पोर्टफोलियो विदाउट हैविंग अ क्लाइंट। तो दैट्स आई फील कि इट इज़ एन ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट। इसकी कोई स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो मतलब एक ज़रूरी नहीं है कि एक टेक्निकल पर्सन कंटेंट राइटिंग करे, ऑब्वियसली वो कर सकता है, बहुत अच्छे से कर सकता है, लेकिन शायद उसको वो मार्केटिंग का जिस्ट ना हो, इसीलिए ज़्यादातर नॉन टेक्निकल लोग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कंटेंट राइटिंग करते हैं क्योंकि वो एट फर्स्ट प्लेस मार्केटिंग POV से आ रहे होते हैं। एज नॉन टेक्निकल पर्सन कौन कौन से कोर्सेज है जहाँ से हम लोग सीख सकते हैं, क्या सीख भी सकते हैं एज नॉन टेक्निकल पर्सन? मेरे अकॉर्डिंग तो यस, मैंने बहुत सारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज लिए हैं जो ज़्यादा टेक्निकली ना घुस के आपको एक बेसिक नॉलेज दे देते हैं कि यस आपको कुछ आइडिया मिल जाए एटलीस्ट एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन। सो ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं? सी, आई फील कि कोर्सेज अगर आप पेड कोर्सेज लेने जा रहे हो तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी इनिशियली, बिकॉज इट इज़ एन एवर इवॉल्विंग फील्ड। जो 10 महीने पहले सही था हम उससे कहीं ज़्यादा इवॉल्व कर चुके हैं अब। तो how you can start it is through YouTube channels and by reading like articles on Google. So firstly एक तो ये चीज़ हो गई है, YouTube के बाद या वीडियो कंटेंट के बाद ना हम पढ़ना भूल गए। So please start developing your reading habit. That's the one thing. दूसरा, अगर आपको अच्छे YouTube चैनल्स चाहिए तो एक मैं सजेस्ट करूँगा वाइट बोर्ड क्रिप्टो। अब तो खैर इतनी वीडियोज़ नहीं बनाते वो, बट उनकी जो पुरानी वीडियोज़ है दैट आर स्टिल रेलिवेंट। उसके अलावा अगर आपको एक्चुअली में नॉलेज बिल्ड करनी है इस इंडस्ट्री में तो फाइंड आउट टॉप 10 प्रोजेक्ट्स, ठीक है, उसमें से 3-4 प्रोजेक्ट्स लो और उसके बारे में स्टडी करना चालू कर दो। उनके वाइट पेपर पढ़ना, उनका सोशल मीडिया, उनका यूट्यूब चैनल, उनका टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, ये सब पढ़ना चालू कर दो। आपको वर्ड बाय वर्ड, मतलब आपने कुछ पढ़ा, उसमें आपको एक चीज़ समझ नहीं आई, उसको सर्च करो, फिर उसमें कुछ समझ नहीं आया, फिर उसे सर्च करो। दो इट इज़ अ लिटिल लेंदी प्रोसेस, बट इससे जो नॉलेज मिलती है ना, इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। सो एक तो तुमने बताया कि वाइट बोर्ड क्रिप्टो एंड देर आर मल्टीपल कोर्सेज, पर स्टार्टिंग में कोशिश करो कि पैसे लगे ना। एज स्टूडेंट हमने यही किया है सबने। और एक यूडीमी का कोर्स है, मैं लिंक करता हूँ, उससे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है बहुत। वो बना ही नॉन टेक्निकल लोगों के लिए है, Web3 का कोर्स है वो। और जो चैनल है वो तो चेकआउट करो, क्रिप्टो केसी एक है, उनको भी देख सकते हो एंड इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अभी पोर्टफोलियो की बात इन्होंने की थी, तो एज अ न्यू भी मैंने सीख लिया है कि मुझे लग रहा है मैं ना बहुत अच्छे से एटलीस्ट बेसिक लेवल पे मुझे लिखना आ चुका है कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ पे लिखना है, मैं लिख लूँगा। मैं शायद उसमें एकदम एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मैं लिख लूँगा और कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें कुछ गलत है। ऑल्दो थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली एज बिगनर तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। अब पोर्टफोलियो के लिए क्या नेक्स्ट होगा, और तुमने बताया कि मीडियम पे डाल लो, उसके लिए स्पेसिफिकली और अच्छे से बताना हो इन ब्रीफ क्या क्या स्टेप्स हैं पोर्टफोलियो के लिए। अभी जैसे मैंने पीछे भी बताया कि पोर्टफोलियो एज अ राइटर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बट अगेन इट विल डिपेंड, आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, नॉलेज डेवलप करनी पड़ेगी, दैट्स गिवन, इसमें हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बट स्टार्ट कैसे करें, राइट? स्टार्टिंग में कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। आई विल टेल यू 5 प्लेटफॉर्म्स जिस पे आप अपना कंटेंट पब्लिश करके एज अ पोर्टफोलियो शो कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज़ मीडियम, ऑब्वियसली, मतलब क्रिप्टो इंडस्ट्री में मीडियम इज़ लाइक गो टू प्लेटफॉर्म फॉर कंटेंट मार्केटिंग। जितने भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं उनका मीडियम पे अकाउंट होता ही होता है, वो मीडियम पे कंटेंट पब्लिश करते ही करते हैं। तो आप मीडियम पे किसी प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ो, उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करते हुए आप मीडियम पे डाल दो. इवन इट कैन एक्ट एज अ एंट्री पॉइंट टू दैट प्रोजेक्ट एज वेल, क्योंकि अब आपको उस प्रोजेक्ट की नॉलेज है. अब आप उसके HR को, फाउंडर को मैसेज करो, जी मैंने आपके बारे में ये पढ़ा था और मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड आई पब्लिश्ड इट ऑन मीडियम. आई वुड लव इफ़ यू कुड हैव अ लुक ऑन इट एंड लेट मी नो आपको कैसा लगा. ठीक है, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि जी मेरे प्रोजेक्ट के बारे में ये बंदा पढ़ रहा है और पब्लिश कर रहा है. तो मीडियम इज़ द वन प्लेटफॉर्म. सेकंड, आप पब्लिश कर सकते हो मिरर पे. मिरर अगेन इज़ अ Web3 स्टार्टअप. तो व्हाट इट डज इज़, आपने जो भी पब्लिश करा है इसे एज अ NFT वो कन्वर्ट कर देता है और ओनरशिप आपके पास, उसकी ओनरशिप आपके पास रहती है. अब आप उसे पब्लिश कर रहे हो एक Web3 प्लेटफॉर्म पे, अगेन इट एज़ मतलब प्लस पॉइंट आप दिखा सकते हो कि जी मैंने अपना मिरर पे पब्लिश करा है. तीसरा प्लेटफॉर्म आई वुड से कि बाइनेंस फीड पे, क्योंकि मैं मतलब बहुत सारी चीज़ें सर्च करता हूँ गूगल पे, तो बाइनेंस फीड के कई सारे आर्टिकल्स रैंक कर जाते हैं. और बाइनेंस फीड इज़ लाइक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉर Web3. इसमें आप अपना जैसे लिंक्डइन पे कंटेंट डालते हो वैसे इस पे भी कंटेंट डाल सकते हो और आप किसी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हो, किसी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे हम अभी इम्परमानेंट लॉस के बारे में बात कर रहे थे DeFi में, पढ़ो इसके बारे में, अपनी नॉलेज डेवलप करो, उसके बाद फिर लिख दो 3-4 पैराग्राफ में, 5 पैराग्राफ में सपोर्टेड इमेज है लगा दो. उसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये हाई अथॉरिटी वेबसाइट है, आपके आर्टिकल्स रैंक भी हो सकते हैं अगर आपने सही से लिखा है तो it is again one of the best platform to get started. Fourth platform I would say कि Twitter is जैसे मीडियम इम्पॉर्टेंट आई वुड से उससे भी थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ट्विटर है, क्योंकि in Web3 decisions are not made in board meetings. In Web3 decisions are made in Twitter spaces. वहाँ पे कोलैबोरेट करते हैं लोग, उसके बाद फिर पता लगता है अच्छा ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपस में पार्टनरशिप करने की, या फिर नया एक एयर ड्रॉप लाने की, या फिर एक नया फीचर लॉन्च करने की बेस्ड ऑन द कम्युनिटी फीडबैक. तो आप ट्विटर पे कंटेंट बनाना चालू करो आप उसमें. और Web3 के लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जितना आपको कहीं और नहीं मिलेंगे. Web3 के लोग आपके पोस्ट पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उन्हें शेयर करेंगे, और इवन अगर आपको उन्हें लगता है कि आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स हो सकते हो और उनके नेटवर्क में कोई ऐसा बंदा है जिनको उसकी ज़रूरत है, वो फ्रीली आपकी प्रोफाइल शेयर करेंगे या आपको रिकमेंड करेंगे. ट्विटर एक प्लेटफॉर्म हो गया, इसके आप स्पेसेस ज्वाइन करो. इसमें अगर आपको कुछ मतलब इनिशियली यू नीड टू टेक नॉलेज, अगर आप आपकी एक अच्छी खासी नॉलेज डेवलप हो जाती है किसी प्रोजेक्ट के बारे में और उसके बारे में लोग बात करने, यू कैन रेज योर हैंड, आस्क क्वेश्चंस एंड यू वोंट बिलीव. मैं एक ट्विटर स्पेस में था जनरली, बस मैंने अपना क्वेश्चन पूछा फाउंडर से और उसी के बाद मेरे को 2 लीड्स आ गई. वो उस कंपनी से नहीं थे बट उनके कॉम्पिटिटर्स उस स्पेस को सुन रहे थे और उन्होंने मेरे को अप्रोच कर दिया, अच्छा यू हैव दिस नॉलेज, आप हमारे लिए काम करोगे क्या. तो मेरे को ट्विटर से, और उस टाइम मेरी फॉलोइंग भी उस टाइम पे मतलब कुछ 40-50 थी, ज़्यादा नहीं थी, बट बिकॉज आई आस्क्ड क्वेश्चन और वो भी एक नॉलेजेबल क्वेश्चंस, उन्होंने अप्रोच करा. द लास्ट प्लेटफॉर्म आई वुड से लिंक्डइन. बहुत ही अंडररेटेड है Web3 में, आई अग्री, क्योंकि अंडररेटेड है. हाँ, मतलब बहुत लोग पब्लिश ही नहीं करते ना कंटेंट Web3 के बारे में, क्योंकि वो वैनिटी मैट्रिक्स में फंस जाते हैं. मैं भी अभी पब्लिश नहीं कर रहा हूँ लिंक्डइन पे, बिकॉज मैं कर रहा हूँ मीन्स आई एम डूइंग, बट मैं Web3 के बारे में पब्लिश नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है या फिर जो लीड्स आ रही है वो ट्विटर से या फिर नेटवर्क के थ्रू अभी आ रही है. बट लिंक्डइन पे अगर आप पब्लिश करते हो Web3 के बारे में अपने, तुम्हारा फोकस नहीं है, तुम ट्विटर से ही अच्छा जनरेट कर रहे हो. हाँ, और आई वुड से ट्विटर पे भी नहीं, मैं ट्विटर पे भी बहुत ही कम अब कंटेंट डाल रहा हूँ. मेरा जो नेटवर्क है ना एग्जिस्टिंग, जो इवेंट्स में जाके या फिर पुराने जो कॉन्टैक्ट्स बने हैं उन्हीं के थ्रू लीड्स आ रही है और उन्हीं के थ्रू काम मिल रहा है. मेरे को अभी कुछ भी मैं आउटरीच नहीं कर रहा हूँ. मैंने जब करा था तो कुछ आया था, बट लाइक अभी जो इनबाउंड आ रही है दैट इज मोर. मतलब इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन है लास्ट में, जो मैंने बताया कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा उसमें पूछूंगा. हाँ, तो ट्विटर लास्ट लिंक्डइन, तो लिंक्डइन पे राइट लाइक लिंक्डइन पे मैं 1-2 चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. लिंक्डइन पे आप पोस्ट करोगे तो लाइक्स के पीछे मत भागना, क्योंकि Web3 में लोग इतना नहीं इंटरेक्ट कर रहे लिंक्डइन पे, बट आपको वहाँ से लीड्स मिलेंगे, रिक्रूटर्स आपको मिलेंगे और वो आपके DMs में आएंगे, आपके कमेंट्स में आके लाइक कमेंट नहीं करेंगे. तो ये चीज़ है, आप उस पर आर्टिकल भी पब्लिश कर सकते हो और पोस्ट के साथ साथ पोस्ट रैंक नहीं करती गूगल पे, बट अगर आप आर्टिकल पब्लिश करते हो और उसी की टर्म से, इसी कीवर्ड से कोई बंदा सर्च करता है तो आपके अगेन रैंक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं.
तो आर्टिकल इज़ वन ऑफ द अंडररेटेड सेक्शन अगेन, जिस पे आप काम कर सकते हो। जो आपने बाइनेंस पे पब्लिश करा, मीडियम पे पब्लिश करा, उसी से रिलेटेड कुछ आप लिंक्डइन पे भी या पब्लिश short कर दो, है ना, ट्रू एक फोटो के साथ एल्गोरिदम के लिए। हाँ ट्रू। तो आप ये कर सकते हो। ये 5 प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप इन सबको कंबाइन करके एक ड्राइव में डाल दो और भेज दो क्लाइंट को। कितना टाइम लगेगा इन सब पे बनाने के लिए, या फिर कोई भी 3 प्लेटफॉर्म पकड़ के पोर्टफोलियो बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? पोर्टफोलियो बनाना यार आसान है, मतलब 10 दिन में आप 5 आर्टिकल लिख सकते हो, 2 दिन एक आर्टिकल को दोगे मैक्सिमम बोल रहा हूँ। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आई एम श्योर आपके पास टाइम होगा यार, कॉलेज में कौन ही इतना, अगर आप Web3 एक्सप्लोर कर रहे हो मतलब आपको पढ़ाई में मज़ा नहीं आ रहा जो कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, राइट? तो आपके पास टाइम होगा, आप उसे 2 दिन में एक आर्टिकल आराम से लिख सकते हो। और जैसे जैसे नॉलेज बढ़ेगी, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, और भी आप मतलब उसे 1 दिन भी कर सकते हो। 2 दिन आई वुड से कि 2 उसे रिसर्च करो, कुछ ऐसी चीज़ें लिखो जो कि नहीं लिखी दूसरे लोगों ने, उसे पब्लिश करो और उसके बाद फिर लिंक बना के उसे शेयर कर दो। सो अब नेक्स्ट है कि क्लाइंट्स को कैसे आउटरीच करें, कैसे उनसे मिलें, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, बुलेट पॉइंट्स के साथ अगर हम बताते हैं तो। और तुमने अभी बताया इसी का एक फॉलोअप क्वेश्चन कि अब मुझे आउटरीच नहीं करना पड़ रहा है, मेरे एग्जिस्टिंग नेटवर्क से ही लीड्स आ रही हैं। ऐसा कितने पीरियड ऑफ टाइम के बाद आया? 2 महीने 3 के महीने बाद ही तुम्हें आउटरीच नहीं करना पड़ा? ये टाइम कब आया कि इस थ्रेशोल्ड के मुझे सामने से कंटेंट भी नहीं डालना पड़ रहा है, लोग सामने से कनेक्ट कर रहे हैं? ऐसा कितने देर बाद हुआ? ओके, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आप आउटरीच कैसे करें। क्लाइंट्स, यू मेंशन द टर्म क्लाइंट, आई वुड से कि भूल जाओ क्लाइंट्स को, कि क्लाइंट्स मुझे चाहिए। इनिशियली फोकस ऑन लाइक लर्निंग, और वो कैसे मिलेंगे? आप जॉब कर लो यार, इतनी कुछ जल्दी नहीं है। और Web3 में ऐसा है कि ऐसा आपको स्टेबिलिटी अपने रेज्यूमे में दिखाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। Web3 वाले लोग समझते हैं, वो चिल हैं इस मामले में। तो आप जॉब कर लो 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, अच्छा प्रोजेक्ट है तो फिर आप लंबा भी सोच सकते हो। वहाँ से जो आपको सीखने को मिलेगा ना, वो मतलब सुपीरियर लेवल का होगा, क्योंकि जॉब में जो नॉलेज मिलेगी आपको, अगर आप फ्रीलांस में क्लाइंट्स ढूंढते हो, आप डेवलपर्स के साथ बैठ के ही नहीं पूछ सकते जी ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। अगर आप जॉब में हो, आप मार्केटिंग टीम में ही हो भले ही, बट बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन रहता है डेवलपर्स के साथ या कोर टीम मेंबर्स के साथ। उनसे जाके आप सीधे क्वेश्चन पूछो, ये क्यों, ये क्यों, ये क्यों, वो ईजिली बताएंगे कि तुम्हारी राइटिंग में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, राइट। और ऊपर से आपको डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अबाउट द ब्लॉकचेन। अब आपको ये नहीं पता ब्लॉक्स क्या है, हैशिंग क्या है, कैसे काम कर रहा है, या फिर हमारा जो लेयर 2 सॉल्यूशंस है, हम अगर लेयर 2 बना रहे हैं तो वो कैसे डिप्लॉय हुआ है और कैसे ये दूसरे प्रोजेक्ट से बेटर है। तो ये सब चीज़ें आपको डेवलपर्स या फिर जो कोर टीम मेंबर्स हैं वो अच्छे से बताएंगे। अगर आप क्लाइंट्स ढूंढोगे तो आपको खुद सर्च करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा टाइम जाता है इसमें। शुरुआत में जॉब करो, और साथ साथ इवेंट्स जितने भी होते हैं, बहुत होते हैं Web3 में, अभी थोड़े कम हो गए हैं बट बहुत होते हैं, बहुत जाते रहो। और एक बार सीजन्स आता है इवेंट्स का, मीटअप्स का, तो बहुत सारे होते हैं। मतलब इसमें कनेक्शन बहुत इजीली बन जाता है। और इतने लोग, क्योंकि Web3 के बारे में लोग कम जानते हैं, तो एक वो होता है ना, एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है, और हर कोई हेल्प करने के लिए तैयार है एक दूसरे को। मतलब क्लोज कम्युनिटी है काफ़ी। आपको जो क्लाइंट चाहिए वो शायद हो सकता है आपके पास 3 नेटवर्क दूर हो। जैसे मैं प्रीतम को जानता हूँ, अब प्रीतम ने आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन से मिलाया, हो सकता है इन फ्यूचर वो मेरा क्लाइंट बने, या फिर हो सकता है उनके कोई नेटवर्क वाले लोग मेरे क्लाइंट बने। सो बहुत ही क्लोज कम्युनिटी है। इवेंट्स में जाओ, सोशल मीडिया पे एक्टिव, मतलब स्पेसिफिकली ट्विटर पे, बाहर के लोगों से भी बात करो, दे आर कूल विद इट। स्पेसेस ज्वाइन करो, क्वेश्चंस पूछो, इट इज़ लाइक बहुत ही मतलब इंगेजिंग कम्युनिटी है। इस इंगेजिंग कम्युनिटी का पार्ट बनो। अब आपने जब जॉब कर ली है, अब आप क्लाइंट्स के लिए तलाश कर सकते हो। करने का वो पर्पस क्या है कि लर्निंग। ओके, जॉब करो ताकि आपको आपकी जो जर्नी, अगर आप फ्रीलांसिंग में जा रहे हो ना, तो आपकी वो जर्नी शायद 10 महीने लेगी, बट जॉब में अगर आपने सही प्रोजेक्ट ढूंढ लिया, सही स्टार्टअप मिल गया, और वो ऐसे हैं जो आपको समझाने के लिए तैयार हैं, थोड़े कम पैसे भी मिलेंगे शुरुआत में, चलता है, आपको समझाने के लिए तैयार है, तो आपकी वो जर्नी एक्सेलरेट होके आप 3 महीने में वो 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने का सीख सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो इन माय ओपिनियन, क्योंकि टाइम फाइनाइट है। तो अगर कहीं पे टाइम आपका बच रहा है, 10 महीने से 3 महीने हो रहा है, तो क्यों ना करें। ट्रू।
ट्रू। अब आप जॉब भी कर रहे हो ना, और अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप साथ साथ भी क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। बताना मत अपने कंपनी वालों को। अगर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कंपनी को प्रॉब्लम नहीं होती, True, एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट टाइप कुछ होता नहीं है कि तुम हमारे साथ ही काम करो। और मैंने जैसे बोला Web3 में ना लोग चिल हैं, मतलब इतना टेंशन नहीं लेते वो इन सब चीज़ों के बारे में। कुछ हैं इंडियन कंपनीज जो कि करती हैं ऐसा अभी भी, एंड इट्स ऑब्वियस दैट्स ओके। हाँ, बट आप मतलब अगर आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो अपने प्रोजेक्ट्स दूसरे स्टडी करते रहो, उनके बारे में पब्लिश करते रहो, उससे थोड़ी ना रोकेंगे आपको। कॉम्पिटिटर्स का मत करना बस उनके, तो वरना दिक्कत हो जाएगी। इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका एक सर्टेन नॉलेज लेवल बन गया एंड यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। अब कैसे रीच आउट करें, ठीक है? तो अगेन आई वुड से कि इवेंट्स इज़ द गो टू स्ट्रेटजी। इवेंट्स में जाओ। दूसरा ट्विटर पे अगर आप एक्टिव हो, कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, इनबाउंड अपने आप आएगा। मैंने कुछ ऐसा नहीं करा था, मैंने बस कंटेंट स्टार्ट करा, मेरे फॉलोअर्स भी नहीं थे ज़्यादा, और मेरे को इवन अब भी नहीं है, इनबाउंड आती रहती है। लिंक्डइन पे आप कांटेक्ट करो, इनबाउंड आती रहती है। मतलब आपको आउटरीच की ना Web3 में ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अपने आप की नॉलेज बढ़ा रखी है और उसे सामने प्रेजेंट कर रहे हो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ठीक है? अगर आपको लगता है कि आउटरीच करनी है, रीच आउट टू द प्लेटफॉर्म्स ऑन द प्लेटफॉर्म्स लाइक ट्विटर, या फिर जो क्रिप्टो जॉब पोर्टल्स हैं, Web3 जॉब करके है शायद, और भी 3-4 हैं। अगर आप गूगल करोगे, आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल लिस्ट करो, वहाँ पे अप्लाई करो। ईमेल दे रखी होती है, ईमेल पे करो अपना पोर्टफोलियो अटैच करके। देयर आर मल्टीपल वेज। लिंक्डइन, ट्विटर और ये Web3 पोर्टल्स पे जो भी आपको कंपनीज मिल रही है उनकी ईमेल निकालो, HR की या फिर फाउंडर की, उन्हें ईमेल करो। दैट्स द गो टू स्ट्रैटेजी टू रीच आउट। ऐसी कोई नेटवर्किंग या फिर क्लाइंट को आउटरीच करने का तरीका जो तुमने खुद में देखा है कि यार इससे मेरे को रिजल्ट मिलता है, ये शायद बहुत कम लोग करते हैं, मैं यूनिक वे में करता हूँ ये चीज़? यार मतलब ये चीज़ ना बहुत ही टाइम बाद आती है और बहुत ही मतलब अंदर जाके समझने के बाद आती है, ठीक है? बट मैं क्या करता हूँ, जब आप किसी को मैसेज करते हो ना, अगर ईमेल कर रहे हो तो ऑब्वियसली सब्जेक्ट लाइन मैटर्स, और ऐसी कुछ होनी चाहिए कि उसकी अटेंशन वो सीख करे। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोजेक्ट को रीच आउट करा और मैंने कहा यू आर लूजिंग लाइक दिस परसेंटेज, मैंने उसकी वेबसाइट ऑडिट करी, यू आर लूजिंग दिस परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक फ्रॉम योर वेबसाइट। अब क्योंकि उसकी वेबसाइट पे बस उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, बस ब्लॉग्स वगैरह कुछ नहीं थे, और ब्लॉग्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर SEO पर्पसेज। आपकी रैंक कब होगी वेबसाइट? जब आप एक्चुअली में कीवर्ड्स टारगेट करके ब्लॉग पब्लिश कर रहे हो। तो मैंने कहा आपका ये ट्रैफिक है, आपका ये ट्रैफिक इतना बढ़ सकता है, तो ऐसे सब्जेक्ट लाइन मेंशन करी, और फिर वहाँ से मैंने अपना ड्राफ्ट करा कि आपकी क्या क्या मैं मदद कर सकता हूँ, और फिर नीचे अपना पोर्टफोलियो अटैच कर दिया। और क्योंकि मैंने उस क्लाइंट की प्रोफाइल स्टडी करी है, वेबसाइट स्टडी करी है, एक ऑडिट रिपोर्ट निकालो SEO की, सैमरेज से निकल जाती है, HRF से निकल जाती है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया, बट इफ़ यू वांट टू आप कर सकते हो। या फिर अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और आपने सर्च करा कि वो ट्विटर पे इस पे तो बता रहे हैं प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, ब्लॉग्स पे नहीं बता रहे, आप वो फाइंड आउट करो कि ये वाला प्रोडक्ट वो ब्लॉग्स पे नहीं बता रहे, उन्हें बोलो कि जी ये वाला आपका स्पेस पढ़ा मैंने, सुना मैंने, ये अपॉर्चुनिटी ये तुम लूज कर रहे हो नंबर्स में। हाँ। और अगर ज़्यादा है तो 3-4 पैराग्राफ का कंटेंट लिख के दे दो ना, ये इन्फॉर्मेशन आपको अनाउंसमेंट ब्लॉग पे भी डालनी चाहिए, मीडियम पे डालनी चाहिए, स्पेस सुन के। तो ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा, अगर आप लिंक्डइन या ट्विटर पे रीच आउट कर रहे हो ना, क्लाइंट को मतलब सामने वाले पर्सन को शुरुआत के 5-6 वर्ड्स दिख रहे हैं आपके कि इसने ये बोला है। अगर आपने यही कर दिया हाय सुनील या फिर हाय टॉम, आई होप यू आर डूइंग वेल, वो ही विल फील लाइक इज इट एन इम्पॉर्टेंट मैसेज, शुड आई ओपन इट और नॉट? क्योंकि जो एक्चुअली में काम कर रहे होते हैं ना, वो बिजी होते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता वो सारे मैसेजेस पढ़ें। आपको शुरुआत में ही कुछ हाय टॉम और ये सब बहुत ही कॉमन हो गया, सब लोग करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं सीधे कुछ ऐसा पॉइंटर डालता हूँ, ओके आई सॉ योर, या फिर आई सॉ योर दिस, मतलब आई चेक्ड योर बीटा प्रोजेक्ट, और उसमें फिर मेरी ये फाइंडिंग मिली, ठीक है? कुछ शुरुआत में ही लिख दो, या फिर उसका मेन पॉइंट पे आओ बेसिकली। हाँ, और या फिर ऐसे कर दो ना, उसे भी एज अ ईमेल कंसीडर करो, शुरुआत के सब्जेक्ट लाइन, उसके बाद फिर नीचे हाय और फिर मैसेज चालू, ताकि उन्हें एटलीस्ट लगे कि क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। मेरे लिए यूनिक था कि सब्जेक्ट भी उधर डाल दो स्टार्टिंग में। हाँ, मतलब एज ओपन करने से पहले ही दिख जाए कि एज अ सब्जेक्ट लिखना मत कि सब्जेक्ट डॉट, उसके बाद फिर अपना लाइन सीधे मेंशन करो, और फिर
उससे ओपन रेट्स बढ़ते हैं। अब ओपन रेट्स बढ़ते हैं तो उसे पता लगा इस बंदे ने जब मेरी अटेंशन सीख कर ली या मेरी अटेंशन मतलब पा ली इस तरीके से लिख के, तो ये ऑब्वियसली अगर कंटेंट में जाएगा तो दूसरे यूजर्स की भी अटेंशन ला पाएगा। सो ये सब तो हमने बातें कर ली शॉर्ट में। अब एज अ बिगिनर क्या एक्सपेक्ट कर सकता है कोई अर्निंग वाइज, और क्या इवेंचुअली क्या लिमिट है या फिर मिनिमम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? Again, it is going to be very interesting part of this video because see, अभी मैंने कुछ दिन पहले अपने एक मतलब एक बंदे ने मुझे रीच आउट करा एंड आई मेट हिम इन एन इवेंट, और वो बंदा बोलता है मेरे को भी ऐसे स्टार्ट करना है जैसे आपने करा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो पूरे प्लान के साथ आया था कि मैं ये सोच रहा हूँ, इस तरीके से मैं हायर करूँगा, इस तरीके से मैं क्लाइंट्स रीच आउट करूँगा, मैं ये करूँगा। फिर मैंने कहा अच्छा अब प्राइसिंग क्या होगी इसकी? मतलब एक प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल एक प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट है, उसका कंटेंट क्रिएशन वगैरह सब ठीक है। मैंने कहा प्राइसिंग क्या रखी है, क्या सोचा है? वो बंदा बोलता है 4,000 रुपये एंड आई वाज लाइक स्टन्ड बिकॉज द सेम INR, right? I was stunned because the same service I offer at minimum at like 40,000 rupees. और वो बोल रहा है मैं सेम सर्विस और 40 INR में ऑब्वियसली अभी 40,000 रुपीज़ में मैं ऑफ़र करता हूँ एंड ही सेज कि मैं 4,000 में करूँगा। आई वाज लाइक कि यहाँ पे सभी तरीके के लोग हैं। आपको मतलब लोग जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इतना गिरने को तैयार हैं रेट्स में, और कंपनी भी रेडी है कि मेरे को जितना कम से कम पे करना पड़े। बट ऐसी कंपनीज भी हैं जो कि मतलब जिनकी लिमिट नहीं होती और बहुत ही अच्छा पे आउट करती हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड थी लास्ट ईयर, आई वुड से कि कुछ प्रोग्राम चल रहा था उनका कि आपकी ट्विटर थ्रेड अगर सिलेक्ट हो जाती है तो आपको 1,000 USD मिलेंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 1,000 रुपीज़, 1,000 USD। ट्विटर थ्रेड 8 to 9 ट्वीट्स होंगे, ठीक है, ज़्यादा ट्वीट्स भी नहीं। उसके आपको 1,000 USD कितने होते हैं? 80,000। हाँ, मतलब मिनिमम बता रहा हूँ, 84 का रेट चल रहा है, 85 का, तो 85,000 मान लो, ठीक है। और वैसे भी USDT बोल रहे हैं तो वो 87 89 में कन्वर्ट होते हैं आजकल, मतलब क्रिप्टो में। हाँ USDT, USDT जिनको नहीं पता है US डॉलर के इक्विवेलेंट का टोकन है। हाँ, स्टेबल कॉइन हम कहते हैं उसे। हाँ, तो उसका कन्वर्जन रेट अभी मतलब 89 87 ऐसा चल रहा है। तो सोचो मतलब इतना रेट मिल रहा है आपको एक ट्विटर थ्रेड का, बट इट इज़ एन एबनॉर्मली आई वुड से कि ऐसा नहीं कि सबको मिल जाता है, ठीक है। अभी पीछे करीबन 1.5 हफ्ते पहले मेरे को एक कंपनी ने रीच आउट करा, तो आई एम नॉट लुकिंग फॉर लाइक जॉब चेंज और वो सब, बट दे वांटेड मी टू बी इन देयर टीम। बात बनी नहीं हमारी, बट आई वुड टेल यू कि उनका बजट क्या था। उनका बजट था 50,000 USD पर ईयर। 50,000 USD, ठीक है। आप इंडिया में बैठ के रिमोटली काम कर रहे हो, और द रोल वाज लाइक ट्विटर अकाउंट मैनेजमेंट एंड ट्विटर स्ट्रेटेजी क्रिएशन, ये वाला था। मैक्सिमम आप, ये भी मैक्सिमम नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक एवरेज। बड़ी कंपनी में या बढ़िया कंपनी में, फंडेड कंपनीज में अगर आप जा रहे हो तो इट इज़ द अमाउंट। तो नाउ यू नो क्या क्या लिमिट है। लोग बहुत कमा रहे हैं इसमें, 1 लाख 1.5 लाख भी कमा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं अभी भी 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये अटके हुए हैं। दैट्स लाइक अगेन तो वो हाई टिकट क्लाइंट्स कैसे लेके आए? अगर कोई हालांकि स्टार्टिंग में जो बिगिनर उनको इतना ध्यान नहीं देना चाहिए एज यू सेड, बट आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हाई टिकट क्लाइंट्स के लिए कैसे रीच आउट करें? और काफ़ी तो इनबाउंड्स आ जाएंगे, लेकिन हाउ टू कम्युनिकेट विद देम थ्रू योर वर्क। मतलब आई वुड से कि स्ट्रेट या अपना जो भी नॉलेज है ना अपनी, वो आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे शोकेस करते रहो। अपना पोर्टफोलियो जितना स्ट्रॉन्ग बना सकते हो बनाओ, जितने अच्छे क्लाइंट्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हो या नंबर ऑफ क्लाइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो करो, क्योंकि इन द एंड अगर कोई रीच आउट भी करता है ना, वो कन्वर्जन के चांसेस आपके पोर्टफोलियो से ही होते हैं, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से होगी, कहाँ से आएंगे क्लाइंट, अपना काम शोकेस करो। अब आपको रीच आउट कैसे करना है, मैंने जैसा कहा एक इंडस्ट्री पकड़ो। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कॉस्मो में ये टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। अब उनका जो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स हैं उनके डायरेक्ट कंपटीटर्स ढूंढो, कि टॉप 10 प्रोजेक्ट्स ऑब्वियसली आपको नहीं लेंगे, ठीक है, बट आप उनके कॉम्पिटिटर्स ढूंढोगे जो उनसे थोड़ा कम है, वो शायद आपको ले ले, ठीक है। अब डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं या इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स भी, आप उन्हें रीच आउट करो, उन्हें बोलो फाउंडर्स को रीच आउट करो या मार्केटिंग हेड को रीच आउट करो विद योर वर्क, विद योर पोर्टफोलियो, और उन्हें कम्युनिकेट ऐसे ही करो
ऐसे नहीं कि हेलो सर आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू. इट इज़ अ शुरुआत के लिए बहुत बढ़िया है, बट डायरेक्ट पॉइंट पे आओ, उतना हाँ. किसी का टाइम नहीं और कोई बुरा भी नहीं मानेगा. ट्रू. और आप उसका टाइम सेव कर रहे हो तो. हाँ ट्रू ट्रू. और ये सर वर ना छोड़ दो जितना जल्दी हो सके. आई नो हम अभी कॉलेज की दुनिया से आते हैं, टीचर्स को सर बोलते हैं, बड़े लोगों को सर बोलते हैं. इफ़ यू आर गोइंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स ना, सर बोलोगे वहीं आपका आपने अपने आप को बहुत नीचे उनके सामने प्रेजेंट कर दिया. आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. नाम से बोलो, इज्जत दो, बट नाम से बोलो. और उनको दिखना चाहिए कि आप में कॉन्फिडेंस है और आपको पता है आप यू क्या आर कर. प्रोफेशनल. यू आर प्रोफेशनल, राइट. यस. सो लास्ट जो मतलब सेक्शन है कि व्हाट आर द वाइल ऑल ऑफ दिस स्टेप्स, मतलब जितना भी ये हमने समझाया, इसमें टाइम तो जाएगा 2-3 साल एज कंटेंट राइटर, बट वाइल डूइंग ऑल ऑफ दिस क्या चीज़ें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं ताकि इस चीज़ ओवरऑल जर्नी है टू एटलीस्ट टू बिकम अ इंटरमीडिएट लेवल का कंटेंट राइटर, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है. एक है कि पेशेंट रहना है, एंड सेकंड है कि एक रैबिट होल में हम चले जाते हैं लर्निंग के, तो और कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार. तो उसको ध्यान रखने के लिए क्या क्या माइंडसेट तुमने फॉलो किए हैं? आई वुड से इट्स अ जर्नी, क्योंकि जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है. आई वॉज एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वर्कड इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें काम होता था. आई यूज़ टू स्पेंड 8 to 9 आवर्स इन दैट ऑर्गेनाइजेशन. मतलब पूरे दिन के काम होता था 4-5 घंटे का. उसके बाद 3 घंटे में बस पढ़ता था, सीखता था अलग अलग प्रोजेक्ट्स के बारे में. ठीक है. और मैं मतलब अपनी कंपनी को बताता था, पूरा टाइम लग रहा है, बट आई यूज़ टू स्टडी अ लॉट. आपने बोला माइंडसेट क्या होना चाहिए आप, और पिछले वाला एक क्वेश्चन था, आई कुड नॉट आंसर इट, जस्ट स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड, कि कितना टाइम लगा आपको कि सामने से चीज़ें आ रही हैं, आपको अप्रोच नहीं करना पड़ रहा. आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट दिस इंडस्ट्री इन अगस्त 2021. ठीक है. 2022 में आई स्टार्टेड फुल टाइम इन मे इन Web3. उसके बाद से मेरे को लास्ट ईयर अगस्त तक सब फिर इनबाउंड आने चालू हो गए. उसके बाद मैंने रीच आउट वगैरह बंद कर दिया. मतलब करना नहीं चाहिए. मैं करता हूँ कभी कभी, कुछ प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. जो स्ट्रैटेजिकली मैं रीच आउट करता था, लिस्ट बनाना, इन टॉप कंपनीज़ को रीच आउट करना है, उसके बाद फिर इनसे फॉलो अप लेना है, ये स्ट्रैटेजी मैंने बंद कर दी. और जो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है उन्हें रीच आउट कर लिया, उनसे कॉन्वर्जेशन बना ली. एज अ नेटवर्क आई एम स्टिल रीचिंग आउट. ठीक है. क्लाइंट पर्सपेक्टिव से नहीं. अब आपको दूसरी चीज़ जो है ना, माइंडसेट का गेम है. इस पर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ना पता नहीं होती और हम बड़ा हेजिटेट करते हैं पूछने में कि वो मुझे कैसे समझेगा, मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाएगी. यार यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, अभी आपकी रिस्पेक्ट है भी नहीं इतनी. पूछो यार, क्वेश्चंस पूछो, वो भूल जाएंगे. और आपको ज़रूरी नहीं है उसी प्रोजेक्ट के साथ ज़िंदगी भर काम करना है, उसी कंपनी के साथ ज़िंदगी भर काम करना है. वो बंदा भूल भी जाएगा कि आपने ऐसा कुछ क्वेश्चंस पूछा था. मैं अभी भी ऐसे फुलिश क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता हूँ ना, कि मेरे को फिर बाद में खुद गिल्ट होता है कि मैंने ऐसा क्यों पूछ लिया. मैंने बताया भी था लास्ट टाइम जब हमारी कॉल हुई थी, मैंने कुछ ऐसा बाइनेंस के बारे में पूछ लिया जो कि जेनरिक होना चाहिए था, मेरे को पता होना चाहिए था, बट नहीं पता था. और मैंने ट्राई भी नहीं करा था, मैं पहले ही पूछना चालू कर दिया. इट वॉज but still like I'm okay being foolish for a moment instead of being ignorant for a long time. ठीक है. तो ये दूसरा माइंडसेट का गेम है. तीसरा अगेन आई वुड से नेटवर्क बनाओ, जितना बना सकते हो बनाओ, वही आपको आगे ले जाएगा. और आपने फिर पूछा था कम्युनिकेशन का, कि आपको कम्युनिकेट कैसे करना है. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ट्रू यार, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स ना शुरुआत में ऐसी गलती हुई है, चले जाते थे, ऑन बोर्ड करा बट चले जाते थे, हम काम कर रहे हैं बट उन्हें पता ही नहीं कि हम काम कर रहे हैं, उनको कम्युनिकेट नहीं हो रहा, वो सोच रहे हैं मेरे पैसा जा रहा है और काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो उस तरीके से इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता था. अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहा होता हूँ ना, अगर वो सामने से फॉलोअप ले रहा है रेगुलरली, दैट्स ओके. अगर नहीं ले रहा तो मैं ही 2-3 दिन में उन्हें मतलब बता देता हूँ कि ये हो रहा है. और ये नहीं बस पॉइंटर्स, उन्हें पूरा एक्सप्लेन करके कि ये करा है, इसका ये आउटकम एक्सपेक्टेड है, ये आउटकम आया है, ये आउटकम नहीं आया है, इतने नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स हो गए हैं, इसकी SEO स्ट्रेटजी बन गई है, ये सब चीज़ें करके आई कम्युनिकेट इन लाइक ये जो डिटेल्ड वाला पूरा होता है वो 15 डेज़ में या फिर 7 डेज़ में आई बुक अ स्लॉट की आपको करना ही है, आपको बताना ही है कि इस वीक क्या हुआ है. ठीक है. और डेली अपडेट के लिए मैंने क्या करा है ना, अब मैं एक्सेल शीट बनाता हूँ या फिर गूगल स्प्रेडशीट,
उस पर मैं डेट डाल देता हूँ और डेली का काम जो भी होता है उस पर मेंशन कर देता हूँ कि ये काम हुआ है, और वो लिंक मैंने शेयर कर रखा है क्लाइंट के साथ। जब भी कुछ मतलब काम होता है अपडेट होता है कि अब 10वें दिन आके पूछे कि आपने तीसरे दिन क्या करा था, वी डोंट हैव द आंसर ना, क्योंकि अब तो तीसरे दिन थोड़ी ना याद रहता है। आप इतना सारा काम कर रहे हो, आपको याद नहीं रहेगा। वहाँ पे देखो, बता दो, या फिर बोलो ये रही शीट, आप देख लो मैंने क्या करा था। सो बेसिकली यू आर सेइंग कि अगर किसी के लिए आप काम कर रहे हो तो उसका एक रिकॉर्ड रखो, ताकि एक इम्प्रेशन भी अच्छा आएगा और एक रिकॉर्ड भी रहेगा कि प्रूफ देखो मैंने इस दिन ये किया था, एंड क्लाइंट विल बी लाइक इसने तो मुझे पूरी रिपोर्ट दे दी है, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ट्रू। और ना एक और चीज़ है, ये मैं Web3 क्लाइंट्स के साथ तो अभी तक नहीं कर पाया, मेरे Web2 के भी कुछ क्लाइंट्स हैं फॉर लाइक डिफरेंट सर्विसेज। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं मंथ के एंड में, ऐसा कोई बहुत ही कम लोग करते हैं, मंथ के एंड में एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन 10 स्लाइड्स की पीपीटी या फिर कैनवा पे बना के उसके बाद कॉल पे प्रेजेंट करता हूँ कि ये एक्टिविटीज़ हुई है, ये मैंने आपके लिए वर्क करा है, इसका आउटकम इतना आ चुका है, इतना एक्सपेक्टेड है। और अगर नहीं आया, बी ट्रांसपेरेंट, नहीं आया तो नहीं आया, बताओ उन्हें कि ये हमने सोचा था, इसकी स्ट्रैटेजी ये बनाई थी, नहीं आया, क्यों नहीं आया, उसके भी रीजंस फाइंड आउट करो। आपको अनप्रिपेयर्ड नहीं जाना, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आया, आपको अपनी थ्योरीज लेकर जाना है कि इसके ये रीजंस हो सकते हैं कि नहीं आया, और फिर आप बोलो कि नेक्स्ट मंथ हम इस पे काम करेंगे, या फिर इस स्ट्रैटेजी को ही छोड़ देंगे, शायद इतने काम की नहीं है। ठीक है, ये सब चीज़ें अगर आपके पास खुद क्लैरिटी है ना, और आप क्लाइंट को प्रेजेंट कर पा रहे हो कि इस बंदे को पता है ये क्या कर रहा है, तब आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो। बट इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। आप शुरुआत में ही नहीं बोल सकते इसका आउटकम क्या होगा, आपको खुद ही नहीं पता, आप ट्राई कर रहे हो अभी। ठीक है, शुरुआत में बहुत झटके लगेंगे, बहुत सारी जगह रिजेक्शन मिलेगा, शायद आपको मतलब प्रोजेक्ट से या स्टार्टअप से तुरंत चेंज करना पड़ेगा 3-4 महीने 5 महीने में, बट दैट्स फाइन यार, यू आर लर्निंग, करो। और एज आई सेड Web3 में इतना मायने नहीं रखता, और इफ़ यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट ना, अभी टाइम है एक्सपीरियंस करने का, बाद में नहीं मिलेगा। मतलब मिल सकता है, पर जो अभी लिबर्टी है उतनी नहीं रहेगी कंपैरेटिवली। इसमें तुमने बोला कि रिपोर्ट और रखो, तो यानी इसमें एक चीज़ है कि ऑनेस्ट रहो। लेट्स से तुम्हें 80% काम भी आता हो, 100% में से 70% भी आता हो, बट तुम ऑनेस्ट रहोगे तो रिटेन्ड रहेगा वो पर्टिकुलर कंपनी या जो तुम्हारा क्लाइंट है या फिर जिसको तुम सर्व कर रहे हो। तो मैं सही समझ रहा हूँ ये चीज़? थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब ऑनेस्ट रहो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप खुद ही गोली देने की सोच रहे हो कि जी मैंने इस दिन काम नहीं करा, बट आपने एक्सेल शीट बना के दे रखी है उसे, तो उसे पता लग जाएगा आपने काम नहीं करा, तो गोली देने की उससे मत रहो, ऑनेस्टी रखो। बट कई बारी क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत चीज़ें ना बतानी पड़ती है, कि हवा से भी निकालनी पड़ती है क्योंकि अगर हर चीज़ का एक मतलब ROI आप नहीं दिखा सकते ना, तो आपको बताना पड़ेगा। पर आपको पता है ये लॉन्ग टर्म के लिए इम्पोर्टेंट है, कम्युनिकेट करो जितना कर सकते हो। और पर ये थोड़ी कम्युनिकेशन, आपको कम्युनिकेशन में ना कभी कभी खेलना भी पड़ता है, बट या आप अपना मतलब अपने काम से अपने काम के प्रति सच्चाई रखो, आई वुड से। हाँ, मतलब खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, काम के साथ ऑनेस्ट रहो, वर्बली थोड़ा बहुत डिप्लोमेट हो सकते हो। हाँ। सही कहा ना? हाँ। तो एंड सेकेंडली एक प्रो टिप मैंने कहीं सुनी थी, मैं शेयर करूँगा कि इफ़ यू आर डीलिंग विद बिजनेसेस और या फिर किसी बिजनेस को सर्व कर रहे होते हो, तो नंबर्स में बात करो, वो इम्प्रेस होते हैं। राइट, मैंने सही कहा क्या? ट्रू। और अगर आप ROI नहीं बता पा रहे हो ना, तो क्या करना है, अगर आप कंटेंट में हो, आपने कुछ पब्लिश करा, तो आप बोलो इतने नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, ये कैपेसिटी थी, उसके बाद इतना एक्सपेक्टेड मतलब इंप्रेशंस आ सकते हैं, इस पे इतने पेज विजिट्स आ सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हो, बताओ कि आपकी प्रोफाइल यहाँ पर थी, मैंने इतने % ग्रोथ कर दी है, या फिर इतनी पोस्ट के बाद इतने फॉलोअर्स हैं, हमारा अगर टारगेट है कि नेक्स्ट इतने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, एवरेज पर पोस्ट कितने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, एस्टिमेट करके बता दो कि इतने पोस्ट के बाद इतने फॉलोअर्स बढ़े, तो एस्टिमेटेड है कि इतनी पोस्ट के बाद हमारे और बढ़ सकते हैं। और अगर आप कुछ ट्वीक्स करोगे ना, एक्सपीरियंस मिल गया कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट थी, उस तरीके से और करो, तो वो नंबर्स एक्सेलरेट हो सकते हैं। फिर आप बता सकते हो कि जी यहाँ पे थे, हम अपने इतना एक्सपेक्ट करा और हमने इससे ज़्यादा हासिल करा, या इतने कम टाइम में ही कर लिया। और इसके अलावा वाइल लर्निंग हम पूरा घुस जाते हैं एक चीज़ में, तो लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है मेरे लिए सारा चीज़ को समझना सीखना, क्योंकि एज कंटेंट राइटर तुम्हें एटलीस्ट बेसिक आइडिया होना चाहिए हर एक चीज़ का, क्योंकि तुम कंटेंट राइटिंग करो और मार्केटिंग का तो होना ही चाहिए। सो ये चीज़ें हैवी ना लगे स्टूडेंट्स के लिए वाइल लर्निंग और वाइल रीचिंग आउट, क्या चीज़ का ध्यान रखें? सबसे पहले तो अपने फंडामेंटल्स क्लियर कर लो
क्योंकि अगर वो होते हैं ना तो रिसर्च प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाता है. फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ ब्लॉकचेन, ब्लॉक्स कैसे बनते हैं, उनका एवरेज TPS क्या है, ट्रांजैक्शन पर सेकेंड, हैशिंग क्या होती है, उसके बाद फिर लेयर 2 क्या होता है, लेयर 3 क्या होता है, लेयर 1 क्या होता है, लेयर 0 क्या होता है. दीज आर फंडामेंटल्स. ठीक है. उसके बाद फिर क्रॉस चेन क्या होता है. मतलब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो गया. ये सब चीज़ें जब क्लियर होती है ना तो आपको रिसर्चिंग में ईजी हो जाता है रिसर्च करते वक्त. अब जब रिसर्च कर रहे हो तो अपने गोल को याद रखो. आपका गोल क्या है. अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, ऐसे लिखते हैं बहुत सारे ये सब चीज़ें बताने के लोग, बट I'll tell you. अगर आप ब्लॉग बना रहे हो, आपने एक कीवर्ड चुना, आपने उसका टाइटल बनाया, फॉर एग्जांपल बेस्ट 10 डेक्स डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो एक्सचेंज. ठीक है. अब आपने इसका बनाया, आपने देखा, आपने आर्टिकल सर्च करा, अब आपको टॉप के 5 दिखे, उसमें आपको दिखा कि इन्होंने ये 5 चीज़ें कवर कर रखी है. उनके H2s मतलब हेडलाइन 2, हेडलाइन 3, हेडलाइन 4, ये सब चेक करो, वो नोट डाउन कर लो. ठीक है. अब आपको ये चीज़ें ही कवर करनी है अपनी रिसर्च में. ठीक है. पहला स्टेप. बट क्योंकि आपको उनसे बेटर दिखाना है, अब आप ये देखो कि मैं इनसे बेटर उस सबको रिलेट करके कोशिश कर, इनसे बेटर 3-4 या 2-3 चीज़ें ऐसी क्या डाल सकता हूँ जो इनसे बेटर है. वो 2-3 चीज़ें पढ़ो, डाल दो, भूल जाओ. क्योंकि अगर आप फिर उसके बाद फिर और डेप्थ में जाओगे, उसके बाद और डेप्थ में जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. वो टाइम के साथ एज इफ़ यू आर अ कंटेंट राइटर ना, टाइम के साथ अपने आप डेवलप हो जाएगी. क्योंकि इतना पढ़ोगे कि समझ में आना चालू हो जाएगा. बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रीवियस रिसर्च वाली भी जो होती हैं, आप अगर नया कुछ लिख रहे हो, आपको दोबारा चेक भी नहीं करना. आपको पता है अच्छा ये वाली चीज़ है, यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं हम, कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, वो आ जाता है. शुरुआत में अपना मतलब दूसरों का मैच करने की कोशिश करो, उनसे 10%, 5% बेटर करने की कोशिश करो. ज़रूरी नहीं है आपको 100% बेटर बनाना है. तो वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लग जाएगा. जो ब्लॉग आपका 2 दिन में बनना था वो लगेगा हफ्ता भर, और उसके बाद भी शायद कंप्लीट ना हो. सेम विद ट्विटर. आपको देखना है वो किस तरीके से लिख रहे हैं आपके कॉम्पिटिटर्स. ठीक है. और एक कंसेप्ट बताओ, एक पोस्ट एक कंसेप्ट, या एक पोस्ट एक प्रॉब्लम एक सोल्यूशन. इफ़ यू विल फॉलो दिस रूल ना 1-1-1, आपको बहुत ईजी होगा इन ड्राफ्टिंग कॉन्टेंट. 1 पोस्ट 1 प्रॉब्लम 1 सोल्यूशन. इसको थोड़ा इलेबोरेट करना, थोड़ा एग्जांपल देके. ओके. फॉर एग्जांपल बेसिक वाला देता हूँ मैं. ठीक है. क्योंकि फिर डिफ़िकल्ट ना हो फॉर द ऑडियंस. आप अगर बोल रहे हो कि क्रॉस चेन स्वैप्स क्या है. ठीक है. चलो और थोड़ा सा सिंपल करता हूँ. आप बोल रहे हो लेयर 2 सॉल्यूशंस क्या है. ठीक है. तो अब आप लेयर 2 सॉल्यूशंस बताते बताते आप ओरेकल पे मत पहुंच जाओ. ओरेकल इज़ लाइक एक टूल जो कि यूज़ होता है वेब 2 का डेटा भी वेब 3 पे लाने के लिए. ठीक है. इतना डिटेल में. हाँ, मतलब थोड़े बहुत इंटर रिलेटेड हैं. आप लेयर 2 के कुछ प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे होगे जो कि ये वाला डेटा भी यूज़ करते हैं, तो आपको कई बार ही लगेगा चलो मैं ये भी डाल देता हूँ. ठीक है. अब वो बहुत ही अलग वे में चला जाएगा. फिर आप लेयर 2 पकड़ो. अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देना है तो आप बता दो इसके 3 लेयर्स होते हैं. हम लेयर 2 के बारे में बात कर रहे हैं. अब लेयर 2 के बारे में आपने बताया कि ये क्या है. एक आधा एग्जाम्पल इसमें क्या है. इट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम, इट वॉज एन एजुकेशनल कॉन्टेंट. ठीक है. अगर चलो आपको अगर प्रॉब्लम करनी है, अब आपने बात करी फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता लग रहा है कि आपकी एंगेजमेंट नहीं आ रही ट्विटर पे. ठीक है. फॉर अ Web3 प्रोजेक्ट्स ले लो. ठीक है. अब आपने देखा कि इसमें जो है एंगेजमेंट नहीं आ रही, आपको ये प्रॉब्लम पता लग गई, एंगेजमेंट नहीं आ रही. अब इसके सॉल्यूशंस भी 10 हो सकते हैं. ठीक है. तो आप इसमें एक शुरुआत के लिए, ठीक है, एक सॉल्यूशन की बात करो कि इस प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा मतलब पहले एक्सप्लेन करो कि ये प्रॉब्लम क्या है, इसके पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं और इसका सॉल्यूशंस क्या है. अब एंगेजमेंट नहीं आ रही, अब आप इसमें एंगेजमेंट के बाद आप 3 चीज़ें और डाल दो. फॉर एग्जांपल फॉलोअर्स भी बढ़ाने हैं मुझे, तो फॉलोअर्स बढ़ाने के भी क्या क्या तरीके हैं. ठीक है. तो ये बहुत ही स्कैटर्ड हो जाता है, एक स्ट्रक्चर्ड नहीं जा रहा. थैंक यू सो मच वैभव आने के लिए. एंड आई होप और भी इस पे और बातें करेंगे अगर चीज़ लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही वैल्यूएबल था. थैंक्स टू यू यार, मतलब बुलाने के लिए एंड टू टॉक विद योर ऑडियंस. और हम सभी एक दूसरे से सीखते रहते हैं. दैट्स द जर्नी. तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी अगेन एंड आई होप आई वाज एबल टू ऐड सम वैल्यू इन योर ऑडियंस लाइफ. थैंक यू सो मच पूरी वीडियो को देखने के लिए. एंड कुछ भी डाउट हो और आपको लगता है कि मुझे स्टार्टअप्स या AI स्टार्टअप्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, जो नई बन रहे होते हैं और कुछ नया बिल्ड हो रहा होता है AI स्टार्टअप्स में या फिर Web3 स्टार्टअप्स में, तो मुझे जानने में अच्छा लगता है. तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और कुछ जानना हो समझना हो
हो तो वैभव के लिंक्स और मेरे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए स्टार्टअप के फाउंडर के साथ या फिर एक स्टार्टअप के बारे में जानते हैं। और मैं जाता हूँ स्विमिंग पूल में नहाने। आई नो खाली है भाई, बाल्टी दे देना।